फिर बड़े साहब हो रहा है, और वो बड़े साहब दाऊद इब्राहिमी है, ये तो पता नहीं था ना मुझको। रिलीज से 1-1.5 महीना पहले मुझे क्लैरिटी हो गई थी कि दाऊद इब्राहिमी बड़े साहब है। पर आपके जहन में क्या था दाऊद? तो होगा कोई दाऊद। सखाराम बाइंडर पढ़ा है आपने? सखाराम एक नाटक है, उसमें दाऊद कैरेक्टर देखा है, पढ़ा। हाँ, उसमें दाऊद कैरेक्टर। ऐसे 50 दाऊद हो सकते हैं। हाँ। 50% काम तो मेरे मेकअप नहीं कर दिया है। फालतू में लोग मुझे श्रेय दे रहे हैं। वो स्कल कैप लगाते हैं, जब तक स्कल कैप लग रही है तब तक तो आप कुछ भी खा पी सकते हो, क्योंकि ऊपर का काम है। द मोमेंट वो स्कल वाला हो गया मामला पूरा, स्ट्रॉ से आप कुछ पी लो, क्योंकि अगर आप च्यू करोगे ना अन्न या कुछ, तो ये जॉज की वजह से वो पेस्टिंग वेस्टिंग सब डिस्टॉर्टेड हो जाती है। तो उस मेकअप को कंप्लीट करने के बाद मैं किसी से भी फिर दानिश की तरह नहीं मिलता था। एकदम 100% श्योर रहता था कि अब मुझे कुछ भी हो जाए, किरदार नहीं छोड़ता था मैं फिर। अच्छा, आपने यंग वाले दाऊद करा प्ले क्या ओल्ड वाला दाऊद? तुमने कहा भाई दोनों ही नहीं, झूठ बोल रहे हैं आप। लोग ये भी झूठ समझ रहे हैं कि वो तस्वीर जो है वो मेरी है। अच्छा। बेड के ऊपर जो यंग दाऊद की तस्वीर लगी है वो ये दाऊद की नहीं है, वो मेरी है, रिक्रिएट करी है उसको बाकायदा पूरे प्रोसेस से। जितना फिल्म को प्यार मिल रहा है उसका एक छोटा सा हिस्सा विवादित भी है। बहुत लोग हैं जो क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं। पहला जो विवाद है प्रोपेगेंडा फिल्म करके, इस पर आपका क्या कहना है? कि हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो कि अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। और तो आदित्य धर साहब का जवाब है कि रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जो आँख ही से न टपका वो लहू क्या है। आपके काम को लोग पहचान रहे हैं। काम तो बहुत किया आपने। मैं बार बार घूम के महारानी पे आता हूँ क्योंकि मैं भूल नहीं पाता हूँ महारानी। द हंट एक आई है अभी, राजीव गांधी असैसिनेशन द हंट, यस, अमोद कंठ। हाँ, तो इलाहाबादियों को मौके की तलाश नहीं होती, वो खुद मौका बनाते हैं। मैंने जब NSD में सिलेक्शन हो गया, फिर इसको मैंने बहुत ही सीरियसली लिया। फिर मैं इंग्लैंड भी गया, चार्ल्स फॉलिस स्कॉलरशिप मिली मुझे। फिर वहाँ से मैंने शेक्सपियर और एक्टिंग में कंटेम्प्रेरी वॉइस एंड स्पीच इन सब चीज़ों पे मास्टर्स किया। उन्होंने कहा था इट टेक्स अ लॉट ऑफ मनी टू कीप महात्मा गांधी पुअर। मैं क्रिकेट भी बहुत आला दर्जे का खेलता था, सीरियस क्रिकेट जिसे कहते हैं। तो इलाहाबाद को भी बहुत सारे टूर्नामेंट्स में रिप्रेजेंट किया, सरकारी टूर्नामेंट्स में। कैसा रहा यामी जी के साथ काम करने का अनुभव? कैसा? मैंने कहा जी मैम बताइए, अरे आप तुमसे मिलते ही नहीं है, हमेशा आप दूर दूर रहते हैं। सफलता की एक बड़ी मज़ेदार चीज़ है। कई बार कुआं आप यहाँ खोदते हैं और पता लगता है कि निकलता कुछ यहाँ से, और यहाँ से पानी नहीं तेल निकल जाता है। पर ये सफलता जो है मांगती है पेशेंस। तो ऐसे ही एक शानदार अभिनेता हमारे साथ हैं जिन्होंने अपने पेशेंस के दम पर आज अपने अभिनय का लोहा मनवा लिया। अभिनेता वो कमाल के रहे हैं, काम कमाल का ही किया है, लेकिन कुआं जहाँ खोद रहे थे तेल कहीं और से निकाला, और क्या तेल निकाला है। दानिश भाई, ये सौभाग्य रह गया कि धुरंधर में साथ में काम करते। एक ऑडिशन तो हमने भी दिया था उसमें। अच्छा। लेकिन ये सौभाग्य है कि हमने साथ में काम एक फिल्म में काम किया, साथ में नहीं, साथ में सीन नहीं है, लेकिन फिल्म के तो हैं साथ में। हक में हम दोनों ने काम किया, और बड़ी कमाल की वो भी फिल्म थी। और फिर आपने धुरंधर में धमाका कर दिया। पूरी दुनिया आपकी बात कर रही है। मैं बाकी सब कुछ कि आपकी जर्नी क्या रही, सब कैसा लग रहा है, ये सब बात में, कैसे हुआ ये? क्योंकि आपके काम के हम मुरीद रहे हैं, आपका बहुत सारा काम हमने देखा है। महारानी में जब मैंने पहली बार महारानी में देखा था, नोटिस जो हुआ कि अरे ये कौन है भाई, ये कौन किरदार होता है ना, आप गूगल करते हो। जी जी जी। तो वहाँ से हमारा आपके प्रति प्रेम थोड़ा सा जागा था। वो प्रेम आज पुख्ता हो गया ये जान के कि हम और आप तो पड़ोसी हैं। हम कानपुर से हैं, आप इलाहाबाद से। इलाहाबाद से हैं आप भी? हाँ, वहीं से हैं। तो कैसा ये रहा और कैसा लग रहा है इस समय? देखिए, अद्भुत है ये अनुभव, क्योंकि जैसा आपने कहा कि कुआं खोदते कहीं से हैं, तेल निकलेगा या नहीं निकलेगा इसके लिए तो हम लोग सोचते ही नहीं हैं। पानी पीने के लिए कुआं खोदते हैं, और आपसे बेहतर कौन ही जान सकता है कि हम लोग रोज़ कुआं खोदते हैं, रोज़ पानी पीते हैं। कई बार सूखा कुआं भी कई बार खोद काट के पता चलता है कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं मिला, सारा परिश्रम व्यर्थ चला जाता है। मगर ये जो अनूठा प्रेम इस फिल्म को मिल रहा है, ये जो काम हुआ है,
यदि आप हमसे पूछें कि कैसे किया आपने, तो मेरे लिए ईमानदारी से बता पाना बड़ा मुश्किल है। टेक्निकली हम आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि क्या मेरा प्रोसेस रहा है, क्या नहीं रहा, पर वो जो मैजिकल मोमेंट्स होते हैं ना, जो अभिनेता जब कुछ ऐसा करता है कि उसकी चर्चा दूर दूर तक हो, वो उसमें कई चीज़ों का समावेश होता है। बिल्कुल। आप कहें कि सिर्फ एक्टिंग से हो गया ऐसा, मैं शायद वो ठीक नहीं होगा। उसमें कई चीज़ों का योगदान होता है कि वो चीज़ें इमॉर्टल बन जाती हैं, मेमोरेबल बन जाती हैं और अक्रॉस द लाइन सभी को टच करती हैं। पर वो क्या होता है, वो किस शून्य से निकलता है, वो कॉस्मोस कैसे उसको क्रिएट करता है, ये बड़ा मुश्किल है दोबारा उसको रिक्रिएट कर पाना या उसे शब्दों में बयान कर पाना। लेकिन हाँ, जब आप एज एन एक्टर, एज ए ह्यूमन बीइंग अपने आप को पूरी तरीके से सौंप देते हैं उस एनर्जी को, उस सुपर पावर को, तो कुछ ना कुछ ज़रूर ऐसा होता है जो धुरंधर जैसा होता है। और इसमें सिर्फ मैंने ही नहीं, आप गौर कीजिए तो इसमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो अननोटिस्ड गई हो। मेरे ख्याल से पूरी टीम ने ही उस नोट पे काम किया, नोइंगली अननोइंगली, सब टोटल सबमिशन के साथ काम किया अब सब ने, और एवरीवन वांटेड टू गिव देयर बेस्ट टू द फिल्म। सभी में, सारे प्रोजेक्ट्स में हम लोग ऐसा करते हैं। बिल्कुल। पर कभी कभी कुछ ऐसा हो जाता है कि ऐसा समीकरण कि वो शोले, वो मुन्ना भाई, वो धुरंधर, लगान, वो धुरंधर बन जाती है कि एक एक किरदार ना केवल रजिस्टर हुआ बल्कि याद है, और एक एक किरदार आज लोगों से वो प्रेम बटोर रहा है। मैं इनफैक्ट एक आखिरी में सीन है जहाँ पर एक डॉक्टर आता है और हमजा को लेके हवाई जहाज़ में बिठाता है। ही इज़ अ रियल डॉक्टर। हाँ और उसने अपनी स्टोरी पे जब ये शेयर किया तो उसको जो है लाखों व्यूज़ और उसके कई हज़ार फॉलोअर्स बढ़ गए सिर्फ इसी बात से कि वो उस सीन में मौजूद था। जब आप वर्ल्ड कप जीतते हैं ना जी, तो वो जो पानी भी किसी ने अगर इधर से उठा के इधर रखा होता है, वो भी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। और फिल्म में काम करना इतना आसान नहीं है, और एक शॉट देना या एक लाइन बोलना है, हर चीज़ पर काफ़ी दबाव होता है, काफ़ी सिचुएशन डिमांडिंग होती है जब हम लोग काम कर रहे होते हैं। और मैं तो कहूँगा कि अभिनेता के पास ये एक सुविधा है, वो एक वरदान प्राप्त है कि वो यहाँ तक आके बैठ जाता है, वो आपसे बात करता है, वो अपनी मेहनत करने के बाद भी उस चीज़ को एंजॉय करता है। लेकिन इसमें हर एक उस कील का योगदान है, वो चाहे स्पॉट दादा हो, चाहे लाइट मैन हो, जो कभी नहीं आएंगे, जो कभी सामने नहीं आ पाएंगे, जिनके बारे में आपको वो अब कुछ और कहीं और लगे होंगे, कर रहे होंगे, पर सबने जिस तरह से सेट पे काम किया है अद्भुत था। इस वजह से ये चीज़ जो इतनी जो है ना, हर एक की पॉजिटिव एनर्जीज है और वो ट्रांसफॉर्म हुई है। कहते हैं एक कलाकार का एक अच्छा इंसान होना ज़रूरी है। अब ज़रूरी शब्द जो है शायद आज के दौर में उतना रेलेवेंट नहीं है, लेकिन अच्छा कलाकार अगर अच्छा इंसान हो तो वो उसके क्राफ्ट में दिखाई देता है, वो उसकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में दिखाई देता है। अब ये जो दानिश भाई ने अभी बात कही, ये वहीं से आती है कि हम एक अच्छे इंसान हैं तो हम अपनी खाली हम ये नहीं देख रहे हैं कि हमको क्या मिला, हम उस बात को भी एक्नॉलेज कर रहे हैं जो कभी दिखेगा ही नहीं, शायद कभी दिखेगा ही नहीं। अब बड़ा अफसोस होता है जी। मैं अक्सर एक्टर हूँ तो यही तो हम लोग की पूंजी होती है ना, इधर उधर खोजते बीनते रहना एकदम। और दूसरा एक्टर का मेन काम सेट पर वेट करना होता है, ना कि एक्टिंग करना। हाँ एग्जैक्टली। हाँ। वैसे मैं अक्सर कहता हूँ हम लोग को वेट करने के मिलते हैं, वेट करने, एक्टिंग के तो क्या ही मिलेंगे। हाँ, और उस वेट करने के प्रोसेस में आप बहुत कुछ देखते हैं। अरे मैं देखता हूँ कि मेरे इसमें आप फोटो देखिएगा, मैं कैंडिड फोटोग्राफ वगैरह अक्सर लेता रहता हूँ। ले लेना, वो कॉस्ट्यूम में है लोग, कॉस्ट्यूम वाली सेकेंड एडी थर्ड एडी वहीं पड़े सो रहे हैं, शॉट चल रहा है और साइलेंस हो रहा है, तो जल्दी से खड़े हो गए कि क्या हो, कहीं छूट तो नहीं गया। मैं एक किस्सा मैं भी शेयर करूँगा आप। हाँ बिल्कुल करिए। एक तो ये मैं जब देख रहा था मैंने कहा यार, मतलब बताओ, सो भी नहीं पा रहा बंदा, लगा हुआ है क्योंकि वो सबसे पहले आएंगे, सबसे बाद में जाएंगे,
और लाइट लेके ऐसे पसीना बह रहा है, नंगे बदन, टाइट सी जीन्स पहन के यहाँ पे लादे हुए धीमे 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 चले जा रहे हैं, ऊपर ले जाके सेट कर रहे हैं। वो बैठ गए कि कभी हिलाना पड़ेगा तो कैसे, कब खाना खाएगा, कब क्या पिएगा। फिल्म तो असल में वो लोग बनवाते हैं। ये मेरा भी एक ऐसे ही किस्सा था जी। एक शो कर रहा था मैं, ताली, सुष्मिता सेन जी के साथ। तो उसमें कोर्ट रूम सीन है, मैं वकील हूँ और जज ऊपर बैठे हुए हैं। तो क्योंकि शॉट उधर से था तो नीचे सारा यूनिट बैठ गए आराम से। शॉट शुरू हुआ, मेरा क्लोज लगा हुआ है और मैं दूसरी लाइन तक पहुंचा और जोर से खर्राटे की आवाज़ आने लगी। अब फ्लो में होते हो टूटता है फ्लो, टूटता है तो सडनली एक गाली निकल गई। हाँ, होता है। हाँ, पर मुझे बहुत अफसोस हुआ, उस बात का आज तक अफसोस है। और मैं उनको नहीं जानता, उस समय माफ़ी मांगी थी, मैं आज भी माफ़ी मांगूंगा उनसे कि मैं चिल्ला दिया कि ये क्या है। फिर बाद मुझे एहसास हुआ यार क्या गलती है उस शख्स की। तुम्हारी 7 से 7 की शिफ्ट में तुम 7 बजे आके शायद 6:30 बजे चले जाओगे, उसकी 7 से 7 की शिफ्ट में वो 5 बजे आएगा और 9 बजे रात में जाएगा। और आप वैनिटी में सो भी सकते हैं। मैं वैनिटी में सो भी सकता हूँ, वो नहीं सो सकता है। तो मैं देखता हूँ तो दिल एकदम निकल आता है कई बार। तो वो ये देखा है मैंने कि लोग उस छोटे छोटे मोमेंट्स को कैसे यूज़ करके किसी तरह थोड़ा सा नींद ले लें। पिक्चर एक्चुअली आप सही कह रहे हैं कि वो लोग बनाते हैं। ऐसे ही एक डिपार्टमेंट है जिसने इस फिल्म में आपकी बहुत मदद करी, प्रोस्थेटिक। वो पूरा प्रोसेस हम जानना चाहेंगे। हमने कहीं पढ़ा कि 8-8 घंटे लग जाते थे उस पूरे प्रोसेस को लगाने और उतारने के प्रोसेस को। देखिए, मैं अगर ईमानदारी से कहूँ तो 50% काम तो मेरे मेकअप ने ही कर दिया है। अब फालतू में लोग मुझे श्रेय दे रहे हैं। वो मेकअप काफ़ी लंबा था और प्रीति जी की पूरी टीम जो है बहुत कमाल की है। और आज मैं बता रहा हूँ आपको, करीब 5 से 7 लोगों ने पहले दिन मेरे ऊपर हाथ आजमाया था मुझे जल्दी जल्दी तैयार करने के लिए। लेकिन वो कितना भी जल्दी करें, जब तक वो एक लेयर सूखेगी नहीं, एक लेयर फाइन ट्यून होगी नहीं, ठीक से पेस्ट होगा नहीं, ठीक से बबल्स निकलेंगे नहीं, उसके बाद थोड़ा वेट करना पड़ता है देखने के लिए हो गया कि नहीं। क्योंकि अगर बुनियाद ठीक से नहीं बनी तो उसके ऊपर आपने एक ईंट रखा तो थोड़ी देर बाद आप ईंट हटा के दोबारा बुनियाद को उखाड़ेंगे। सो यू कांट जस्ट रश इट ओवर, यू हैव टू वेट एंड गिव टाइम। क्योंकि सूखना, फिर भी हम लोग ब्लो ड्रायर वगैरह का यूज़ कर रहे थे कि जल्दी सूख जाए। लेकिन अगर हॉट उसको कर देंगे तो हॉट करने से वो सारा प्रोस्थेटिक वो पिघलना शुरू होगा, निकल, तो हॉट नहीं कर सकते। तो वो नॉर्मल जो हवा हो सकती है वही, उसका भी एक डिस्टेंस से करो। हमें बड़ा टेक्निकल लोचा है उसमें। माय गॉड। तो मिनिमम 7 घंटे और ऑन एंड ऑफ, मतलब 7 घंटे तो लगते ही लगते थे लगाने और उतारना मिला के। नहीं भाई, सिर्फ लगाने तैयार होने में 7 घंटे हैं। हाँ, और फिर करीब 1 से 1.5 घंटा जल्दी से जल्दी करने पे उतारने में। क्योंकि अगर आप बहुत जल्दी उतारेंगे ना उसको तो रैशेज आ जाएंगे स्किन पे। उसको भी बहुत संभाल के एक लेयर उतारनी पड़ती थी। दोबारा फिर कल मेकअप करना है, अगर कहीं कोई स्क्रैच आ गया, कुछ हो गया कहीं कुछ, वो बहुत केयरफुली, बड़े अच्छे केमिकल्स, बहुत अच्छे ऑइंटमेंट्स वगैरह यूज़ करते थे वो, इस बात को ख़ास तौर से। और मुझे काफ़ी डर था, मैंने बहुत इंटरनेट पर सर्च कर रखा था कि इससे बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं, हो चुके हैं पास्ट में। तो मैंने इनसे बाकायदा बात किया कि कहीं ऐसा तो कुछ नहीं हो जाएगा, कहीं मालूम दिया हमने मेकअप उतारा स्किन ही निकल के चली आ रही है। इन्होंने मुझे बहुत अश्योर किया, जैसे मैंने कहा कि काफ़ी हाई स्टैंडर्ड के सारे मटेरियल्स यूज़ किए। लेकिन हाँ, 7 से 8 घंटे तो लगने ही लगने हैं मेकअप होने में। मेकअप होने का 2 प्रोसेस होता था। पहले तो वो सारी चीज़ें पेस्ट की जाती थी मेरे चेहरे, फिर उसके बाद उसकी पेंटिंग होती थी। एंड पेंटिंग मीन्स लिटरली पेंटिंग। आई विल शेयर सम पिक्चर्स विथ यू। वो छोटे छोटे से गन्स होते हैं जो, जैसे आप देखते हैं कार पेंट होती है ना स्प्रे गन से, वैसे ही इतनी सी गन है और उसमें इतना छोटा सा पुद्दू सा एक उसका ऊपर जहाँ पे पेंट भरा जाता है, और वो अल्कोहल बेस्ड पेंट होता है जिससे वो पेंट करते हैं, लेयर्स बनाते हैं, पूरी एकदम स्किन की तरह आ जाता है। तो वो क्या होता है, पेंट ना एकदम अंदर घुस जाता है। तो इट डजंट लुक लाइक कि ऊपर से पेंट किया गया, लगता है स्किन ही उस कलर की है, नो, जैसे अपन की होती है नेचुरली। तो 1 लेयर जाएगा, 2 जाएगा, 3 जाएगा, वो होते होते मुझको कई बार तो नींद भी आने लगती थी क्योंकि अल्कोहल है, मतलब वो तो फ्यूम्स जा ही रही हैं जी। तो मैं इतना इलैबोरेट करके आपको बता रहा हूँ आज कि इट वाज रियली वेरी टफ।
और फिर उतना मेकअप पहनकर अभिनय भी करना है, इमोट करना हाँ, है। तो वो जब अब मेरा जब हो गया मेकअप पूरे, जैसे ही मैंने अपने आप को शीशे में देखा, तो जैसे मैंने आपसे कहा कि देख के ही एक वाइब्स आती थी कि मुझको ये है, मैं बीमार हूँ और मेरी ये उम्र है। और फिर मैं अपने मन में बहुत अच्छी अच्छी बातें कहता था कि मेरी जो सत्ता है वो डगमगा रही है, मुझे सारा पावर चाहिए, ये वो सारे, वो जो एक एक्टर का प्रोसेस होता है वो करते हुए जब मैं जाता था, जब मैं वॉक भी कर रहा होता था, उस मेकअप को कंप्लीट करने के बाद मैं किसी से भी फिर दानिश की तरह नहीं मिलता था। ये मैं एकदम 100% श्योर रहता था कि अब मुझे कुछ भी हो जाए, किरदार नहीं छोड़ता था मैं। फिर आदित्य सर भी जब आते थे तो मैं बस हूँ करता था, मतलब अब वो आदित्य सर है तो जाहिर सी बात है। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा फिर वो क्योंकि आप ना स्माइल उसमें दे सकते हैं, ना स्माइल आप करना चाहेंगे, सो आई यूज़ टू बी इन द कैरेक्टर फॉर रेस्ट ऑफ द डे। और फिर जब वो उतरता था भाई, तो लगता था बस भाग जाओ सब लोग यहाँ से, मुझे बाहर जाने दो, फ्रेश एयर में जाने दो। फिर फ्रेश एयर ही चाहिए होती है और कोई नहीं चाहिए था उस वक्त इर्द गिर्द आसपास, इतना ज़्यादा केमिकल बहुत। हाँ, वो भीड़ भाड़ सब एकदम, वो ऐसा लगता सब चीज़ ने मुझको जकड़ रखा है। तो आई जस्ट वांटेड टू ब्रेक फ्री काइंड ऑफ। तो ये होता था, मगर बहुत मुझे बहुत हेल्प की उस लुक ने कैरेक्टर को। ऑब्वियसली वो तो जाहिर सी बात है। पर 8 टाइमिंग क्या रखते थे आपकी? मतलब 8 घंटे का उनको पता है कि मेकअप 7 घंटे लगाने में और 1.5 घंटा उतारने में जाएगा। फ़र्ज़ कीजिए 8 से 8 की शिफ्ट है। हाँ। थाईलैंड में पहले दिन जो था 8 से 8 की शिफ्ट थी, तो मेरा कॉल टाइम 4 बजे का था। हाँ, तो 3 बजे मैंने अपनी होटल से शुरुआत करी, वहाँ पहुँचते पहुँचते 1 घंटा लग गया। 4 बजे मैं पहुँचा और 4:05 या 10 मिनट पे मैं एकदम खट से बैठ गया। ऐसा लगा जैसे सब छुरा चाकू लेके रेडी थे, आइए बैठिए। मैंने आ रहा हूँ भाई, 2 सेकंड दो। तो जब आप घुसते 1-2 मिनट चाहिए होता है ना अपने आप को उस स्पेस से थोड़ा सा। हाँ, नहीं सर जल्दी तैयार करना, बाहर पूरा अंधेरा सब कुछ है, कोई नहीं उस बिल्डिंग में। वो जो वाइट हाउस है वो उसी में ही मेरा मेकअप भी हो रहा था। एक रूम था बड़ा आलीशान सा। हाँ, उस आलीशान कमरे को हमारा बनाया, क्योंकि वो इतने लोग चाहिए, एसी चाहिए था करते हुए, वो वैनिटी में उतना पॉसिबल था नहीं। सो दे अरेंज एवरीथिंग इन दैट लैविश रूम। और फिर करना शुरू किया 7-8 लोगों ने। होते फिर वो, हाँ, फिर यूनिट आना शुरू होती है और 8 बजे का कॉल टाइम है, तो 8:30 पौने 9 टेक शुरू होता है। वो शूट कर रहे थे बाकी सारी सीन, एक्सटीरियर सारा शूट कर रहे थे, कार का आना जाना ये वो करते करते। फिर मैं 12-1 बजे तक जब रेडी हुआ, फिर उसके बाद मेरा शूट शुरू हुआ और फिर वो चला रात तक। मतलब ऐसे ही यही प्रोसेस होता था। मैं हमेशा 4 घंटे पहले पहुंचता था। ये कितने दिन आपने रिपीट किया इसको? 6-7 दिन रफली। ये भगवान, 6-7 दिन रोज? हाँ, मतलब यही कार्यक्रम। हाँ, और फिर आप खाना पीना भी नहीं कर सकते उस वो है ना, आप वो स्कल कैप लगाते हैं, जब तक स्कल कैप लग रही है तब तक तो आप कुछ भी खा पी सकते हो, क्योंकि ऊपर ऊपर का काम है। द मोमेंट वो स्कल वाला हो गया मामला पूरा, यहाँ का शुरू हुआ, फिर आप एक अल्टीमेटम आता था डॉक्टर की तरफ से, मतलब वो जो मेरी मेकअप की डॉक्टर, सर जो खाना है खा लो। वो इतना हॉन्टिंग होता था कि अब मैं खा नहीं पाऊंगा। कितनी देर नहीं? लिक्विड पे तो आप रह सकते हो, स्ट्रॉ से आप कुछ पी लो। ओके। क्योंकि अगर आप च्यू करोगे ना अन्न या कुछ, तो ये जॉज की वजह से वो पेस्टिंग वेस्टिंग सब डिस्टॉर्टेड हो जाती है। फेयर इनफ, हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है, जब एक्टर हैं तो करना है। लेकिन हाँ, जो देख रहा है और जिसको लगता है कि अभिनय आसान है, नहीं, इतना आसान है, देख लीजिए। नहीं आसान नहीं है। और कई बार ऐसा भी होता है कि बड़ा मज़ा आता है, कुछ ऐसा चीज़ें नहीं होती हैं, लेकिन हाँ, शूटिंग कभी भी आसान नहीं हो सकती, बहुत डिमांडिंग है। देखने वालों पे मुझे ये होता है कि क्या देख रहे हैं, क्या बुरी चीज़ देख रहे हैं। लोग देखते हैं, अभी मैं एक फिल्म शूट कर रहा हूँ, तो उसका एक्सटीरियर था, सड़कों पे शूट हो रहा था, भाई भीड़ खड़ी हुई है राइट लेफ्ट सेंटर में, भाई पूरा दिन। मगर तो मेरे साथ एक बहुत सीनियर एक्टर थे, बोमेन ईरानी सर, तो कहने दानिश, डू यू रिमेंबर वंस यू वर ऑल्सो इन द सेम स्पॉट? एंड आई सेड हाँ सर, ये बात तो है।
बचपन में एक शबात कहीं शूटिंग की पता चल जाए कि उस मोहल्ले में या इलाहाबाद में कहीं शूटिंग चल रही है, हाँ, बात तो एकदम उछल कूद होता था, कैसे जाके देख लें, क्या देख लें। हम भी खड़े रहते थे, देखते रहते थे, कुछ होता समझ में नहीं आता, कुछ समझ में नहीं आ सकता, लेकिन हाँ क्रेज है भाई। अब कौतूहल होता है ना कि जो हम हाँ। पर्दे पे देख रहे हो कैसा, फिर जब हम कैसे देखते हैं होता उसको तो बताने में मजा आता है कि देखो हमारे हमने सामने देखा था। हमने हाँ देखा। सही कह रहे हैं। तो ये इलाहाबाद का लौंडा मुंबई कैसे आया, हाँ ये कहानी हम करेंगे, लेकिन पहले हम धुरंधर पे आ जाते हैं को जरा हम और एक्सप्लोर करें। शुरुआत कैसी हुई, मतलब कास्टिंग के लिए क्या ऑडिशन हुआ, मुकेश भाई ने ऑडिशन किया या सीधे बोल दिया कि भाई दानिश ये किरदार करना है? भाई मुकेश भाई की बड़ी कृपा है हमारे ऊपर। अरे वाह, तो आप फिर लकी लोगों में हैं, उनकी कृपा का तो बहुत लोग ढूंढ रहे हैं। नहीं, अक्सर ऐसा हुआ है कि उनके यहाँ से ऑफिस से मुझे फ़ोन आता है, सर आप ये रोल कर रहे हैं। तो वो मैजिकल कॉल्स होती हैं और हमेशा ऐसे टेढ़े रोल के लिए आता है फ़ोन जो मुझे नहीं लगता कि मैं कहीं से भी लग रहा हूँ। वो एक बार वाइस चांसलर के लिए रोल आया। ओके, वाइस चांसलर। तो आपको लगता है कि मैं वीसी की एज का हूँ? नहीं ना, बिल्कुल नहीं। गर्मी देखी आपने? गर्मी वेब सीरीज़ है एक तिवांशु धूलिया जी की, उसमें मैं वीसी बना हुआ हूँ और वीसी की एज ही शुरू होती है 58 के बाद। हाँ, और वो सीनियर होगा बाकायदा। वो हमने मैं कहाँ से वाइस चांसलर। तो लेकिन हाँ नहीं सर आपको करना है, और मुकेश सर ने कहा है आप ही करेंगे। और फिर मुकेश भाई से बात हमने कहा नहीं दानिश भाई आप बहुत अच्छा करोगे। वो उनका है अपना कुछ देखने का नज़रिया, हर एक्टर्स को वो अपने निगाह से देखते हैं और उनकी पारखी नज़र है, इस बात को कहने की तो ज़रूरत है नहीं। धुरंधर ने तो पता नहीं क्या क्या नहीं प्रूफ कर दिया। सो सिमिलरली कमिंग टू धुरंधर, उनके ऑफिस से फ़ोन आया, हाइट वेट ये वो डेट, मतलब फिर डेट्स को लेके बातचीत हुई। फिर एक दिन मुकेश साहब से बात हुई कि दानिश भाई आप दाऊद करो। मैंने कहा बिल्कुल यार, दाऊद क्यों नहीं करेंगे। पर आपके जहन में क्या था दाऊद? तो होगा कोई दाऊद। सखाराम बाइंडर पढ़ा है आपने? सखाराम एक नाटक है, उसमें दाऊद कैरेक्टर देखा है, पढ़ा। हाँ, उसमें दाऊद कैरेक्टर, ऐसे 50 दाऊद हो सकते हैं। हाँ। अब दाऊद इब्राहिम वाला दाऊद ये नहीं सोचा था मैं। हाँ। लेकिन जब आपको ये भी पता चला कि दाऊद इब्राहिम वाला दाऊद है, तो छवि कौन सी है? काला चश्मा लगा वही हाँ, कि मतलब अभी मजा आएगा यार, मार स्टाइल मारा जाएगा, ये होगा वो होगा। लेकिन सब कुछ होने के बाद जब पता चला ये तो बिस्तरवा पे लेटा रही और इतना उम्र के है, हमने कहा यार। मुकेश भाई का तो ऐसा जलवा है कि मेरी एक्टिंग डेब्यू उन्हीं की वजह से हुई। हाँ, मैंने कहीं आपको सुना था जी, फैमिली मैन में। वो भी मतलब कहीं ऑफिस गए थे किसी और काम से। हाँ, उन्होंने बुलाया था कि वो संजना को ट्रेनिंग देनी है वॉइस के लिए। फिर उसे पता चला कि थिएटर भी करते हैं थोड़ा बहुत, तो बोले अरे आए नहीं ऑडिशन के लिए। मैंने कहा रोटी चल रही, कभी नहीं सोचा इस बारे में। करोगे? हाँ ऑडिशन कर लेंगे। तो ऑडिशन किया, अगले दिन पता चला फैमिली मैन के लिए। वाह। और तीसरे दिन मैं राज डीके के साथ खड़ा था। फिर मैंने कहा डेब्यू हो गई मुकेश भाई के साथ, अब तो चल पड़ेगी गाड़ी। हाँ, उसके बाद 5 साल तक कोई फ़ोन नहीं आया। ये है। हाँ, लेकिन वो जब ढूंढते हैं तो जो अगला किरदार उन्होंने दिया वो चला नहीं, लेकिन वो किरदार था जो कोई देख नहीं पाया आज तक लोग मुझे कमिश्नर, ब्रिगेडियर, जज, वकील में देख पाए। उन्होंने मुझे गैंगस्टर के राइट हैंड जो एकदम मूर्ख है उसमें देखा, उस रूप में देखा, और वो मेरा आज तक का सबसे अच्छा काम है। वाह वाह। नहीं, आपकी इमेज को देख के वो कैरेक्टर कोई कंसीव नहीं कर सकता, बट उन्होंने देखा आपको, वैसे तो बहुत कमाल आपने किया भी होगा, आई एम श्योर। तो वो विनीत तो ये है, हाँ नहीं है उनके अंदर ये बात कि वो बहुत सारा लाइब्रेरी है भाई। हाँ, वो कितने एक्टर हैं दुनिया में, हिंदुस्तान में। हाँ, तो सबको दिमाग में रखना और वो क्लिक करना, तो ये है उनके अंदर, पारखी नज़र है। तो उन्होंने कहा ये दाऊद इब्राहिम है। हमने कहा बिल्कुल मज़ा आएगा, एकदम फाड़ देंगे ये वो। बट वो बिस्तर पे निकला। हाँ, जब बिस्तर पे निकला हमने कोई बात नहीं। फिर हमको किसी ने बताया भी यार आपको तो बहुत परेशान होना होगा, बिस्तर पे लेट की बीमारी है ये वो। नहीं यार, जब ओखली में सर दे दिया तो मूसल से क्या डरना, होगा देखा जाएगा जो होगा। लेकिन हाँ, वो इतना ज़बरदस्त टर्न आउट हो गया। मूसल सामने आया तब पता चला कि कौन सा मूसल था ये। बट गुड, आई एम रियली ग्रेटफुल टू गॉड। ऑब्वियसली उस गेटअप में, जो आपके ओरिजिनल गेटअप में आपने इतने अच्छे अच्छे किरदार किए, वो रिकग्निशन नहीं मिली ना, और उस गेटअप में आज सारी दुनिया में चर्चा है। और थैंक्स टू आप लोगों को, थैंक्स टू सोशल मीडिया, उस गेटअप के साथ उन्होंने मेरी एक नॉर्मल तस्वीर भी लगाना शुरू कर दी। नहीं तो किसी को पता ही नहीं चले, बोले आदमी दिखता ही ऐसे शायद। हाँ, यही आदमी कोई सुपर। अच्छा,
लोग अब पूछ रहे हैं कि आपने यंग वाला किया कि ओल्ड वाला किया। जो मासूम ऑडियंस है ऐसी भी बात है। अच्छा आपने यंग वाले दाऊद करा प्ले या ओल्ड वाला दाऊद? हमने कहा भाई दोनों ही हमने। नहीं, झूठ बोल रहे हैं आप। लोग ये भी झूठ समझ रहे हैं कि वो तस्वीर जो है वो मेरी है। अच्छा। बेड के ऊपर जो यंग दाऊद की तस्वीर लगी है वो दाऊद की नहीं है, वो मेरी है, रिक्रिएट करी है उसको बाकायदा पूरे प्रोसेस से। तो हाँ, भोलेपन में लोग पूछते हैं तो बड़ा प्यारा लगता है। वो भी एक कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट है, हाँ ऑफ कोर्स। कॉम्प्लीमेंट। अब कैसा लग रहा है ये फैक्ट कि भाई 2 ऐसी पिक्चर हैं जिनको पूरी दुनिया में रिकग्निशन मिल रहा है, उसका एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा आप रहे और आपके काम को लोग पहचान रहे हैं। काम तो बहुत किया आपने, काम तो ऐसी ऐसी वेब सीरीज़ और इतने अच्छे अच्छे उसमें मैं बार बार घूम के महारानी पे आता हूँ क्योंकि मैं भूल नहीं पाता हूँ महारानी वाला। नहीं, द हंट एक आई है अभी, राजीव गांधी असैसिनेशन द हंट, यस यस, उसके प्रोमो अमोदकांड। हाँ जी, तो जी। नहीं, आपकी बात मैं समझ रहा हूँ, आप जो कहना चाह रहे हैं कि अब ये सब जो इतने सालों का काम है, इतनी मेहनत है और अब यहाँ पे आके ये रिकग्निशन है, तो हम लोग तो देखिए काम करते रहते हैं। अब उसका क्या होगा क्या नहीं होगा ये हमारे बस में नहीं है। हम भी उस फिल्म के रिलीज़ का, उस वेब सीरीज़ के रिलीज़ का उतना ही बेसब्री से इंतज़ार करते हैं जितना ऑडियंस करती है। हमारा उतावलापन थोड़ा एक कदम ज़्यादा होता है, हालांकि हम शो नहीं करते। हम देखना चाहते हैं जो चीज़ बनी उसका क्या रिस्पॉन्स है, कुछ ढंग का हुआ भी है कि नहीं हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अब ये दोबारा तो हो नहीं पाएगा धुरंधर में जो हुआ। सही बात। कुछ भी दोबारा रिपीट नहीं होता, हमेशा हर चीज़ नई होती है और एक अलग किस्म से होती है। तो लेकिन हम उसी प्रोसेस के साथ काम करेंगे जो आज से 10 साल पहले किया करते थे। हाँ। वही कंटिन्यू रहेगा जो है। मैजिक जब होना होगा, ऊपर वाला जब चाहेगा तो वो हो जाएगा, अपने हाथ में वो नहीं है। कर्म कर सकते हैं, अब उसका फल क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा उसकी चिंता, हाँ उसकी चिंता मैं नहीं करता ज़्यादा। और वो बहुत ज़रूरी भी है। जब 1 रिलीज़ हुई और हिट हो गई तो उम्मीद तो जगी होगी कि चलो अब मज़ा आएगा। 2 आ रही है, 2 में इतना इम्पोर्टेंट किरदार है। कितना एंटिसिपेशन था आपके जहन में? 0। अच्छा, ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है। 0 था, क्योंकि अक्सर आप देखिए हिंदुस्तानी सिनेमा का इतिहास है, 1 चली है तो 2 लुढ़क गई, 2 चल गई तो 3 लुढ़क गई, या 2 नहीं चली तो 3 चल गई। हाँ, हमेशा पहली वाली से आगे वाली कम थोड़ा सा गड़बड़ाता है, गड़बड़ा जाता है। हाँ हाँ। तो एक डर था। ओके। फिर बड़े साहब हो रहा है, और वो बड़े साहब दाऊद इब्राहिमी है, ये तो पता नहीं था ना मुझको। तो वो भी मुझे क्लैरिटी नहीं थी इतनी। लेकिन हाँ, हाफ ऑफ द जब रिलीज़ से 1-1.5 महीना पहले मुझे क्लैरिटी हो गई थी कि दाऊद इब्राहिमी बड़े साहब है। तो मुझको एंग्जाइटी ये होना शुरू हुई कि अब लोगों की एक्सपेक्टेशन बढ़ गई है। मैं भूल गया कि फ़िल्म क्या करेगी क्या नहीं करेगी। लेकिन वही कोई इमरान हाशमी साहब को देख रहा था, कोई सलमान खान साहब को देख रहा था, और भी कई एक्टर्स के नाम आ रहे थे, मगर ये 2 नाम जो हैं वो रेस में सबसे आगे थे। अब मैंने कहा यार इनको पता चलेगा, ये दानिश इकबाल, अब इनका इमेजिनेशन और विजुअलाइजेशन तो कहीं और चला गया है। ये मुझे तो देखेंगे नहीं और एक्सपेक्ट भी नहीं करेंगे। तो ऐसे में ये होता ना, अरे यार क्या उसको रखा होता, इसको रखा होता, तो ये सब होता है ना। मगर ये चीज़ें फौरी तौर पर दिमाग में आ रही थी, फिर चली जा रही थी। फिर आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड की रिलीज़, बिकॉज आदित्य सर पे मुझे कहीं ना कहीं बहुत भरोसा है, था और जीवन भर रहेगा। क्योंकि वो वैसे व्यक्ति नहीं है जो कैरिड अवे हो जाए, जो ओपिनियन पोल से कुछ काम करें। जितना मैं उनको समझ पाया वो वही करते हैं जो ओरिजिनल प्लान उन्होंने बना लिया है, और वो ओरिजिनल प्लान बनाने और उसको ज़ीरो करने में और लॉक करने में उनको समय लगता है। उनको ऐसा नहीं होता कि 3 महीने 2 महीने में, और वही बहुत घिस के पहुँचे हैं जहाँ पहुँचे हैं। उनके साथ भी बहुत सब कुछ वैसा ही हुआ है जैसा हमारे और आपके साथ हुआ है। बट ये है कि उन्होंने बहुत यंग एज में शुरू कर दिया और सही चीज़ों पे काम कर रहे थे, तो बहुत बहुत छोटी उम्र में ही उन धुरंधर जैसी चीज़ उन्होंने दे दी। पूरी धुरंधर। हाँ, तो फिर ये था कि हाँ चलो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। बट भाई साहब जब वो 18 तारीख को जब वो शाम को 5 बजे का शो चला,
तो मेरे पास शाम को 8 या 9 बजे से मैसेजेस आना शुरू हुए, कुछ जर्नलिस्ट्स के, कुछ इसके, अरे तुमने तो ये कर दिया, तुमने तो वो कर दिया, ऐसे ऐसे करके। अब हमें डर लगना शुरू हुआ। हमने कहा यार सीन मैं तो जानता हूँ ना कितना क्या है, ऐसा इसमें क्या हो सकता है यू नो। हाँ 6 दिन शूट किया है, पता हाँ है क्या कितना, होगा, कितना ही इतना क्या निकल के आ गया। लेकिन फिर दूसरे दिन मैं मुंबई में कास्ट के लिए जो एक पार्टी और शो रखा गया था उसमें गया। उसमें आदित्य सर आए, उन्होंने मुझे हक किया, मैंने उन्हें हक किया। फिर उन्होंने कहा मुझसे कि इसमें तो आप ही आप हैं। मैंने कहा अरे सर ऐसा क्यों कह रहे। डायरेक्टर का होता है ना कि थोड़ा सा पोलाइटनेस में आदमी को खुश करने के हाँ लिए। कह देता है। खुश से ज़्यादा एक रिस्पेक्ट, नहीं, एक रिस्पेक्ट है, एक वार्म जेस्चर होता है। पर जब फिल्म चली और मैंने देखा वो ख़त्म हुआ तो फिर मैं अपने रिएक्शन से क्या जाऊं, क्योंकि मुझे कितना अच्छा बुरा लग रहा हो तो उससे कोई लेना देना नहीं है। बट सब फेलो एक्टर्स का जो रिस्पेक्ट, जो एक आंखों में आपको दिखाई देता है कि क्या जेन्युइन है क्या नहीं है, वो चीज़ों को देख के लगा कि हाँ चलो, अच्छा और बुरा वो होता है जो कहानी को कंट्रीब्यूट करे। बस नैरेटिव फंक्शन क्या है आपके कैरेक्टर का, तो वो पर्पस सॉल्व हो रहा था पर्दे पे। वो आदमी उतना थ्रेटनिंग लग रहा है, वो आदमी उतना ग्रेसफुल लग रहा है, वो आदमी जो बड़े साहब हो रहा है, वो कम्युनिकेट कर रहा है बड़े साहब का जोन और बड़े साहब की अहमियत। वैसे ही दर्शकों को कनेक्ट हुआ, वो भूल गए सारे नाम। उनको ये दिखा कि अरे यार ये क्या है, ये तो कुछ और ही चीज़ देख रहे हैं हम, ये चीज़ तो वो सारी चीज़ें, सारी छवियाँ धूमिल हो गई और मतलब मन मस्तिष्क से थोड़ा दूर हो गई। और जो काम हुआ उन्होंने उस क्राफ्ट को देखा, उस क्राफ्ट को एंजॉय किया। वही फिल्म की उपलब्धि है, मेरी उपलब्धि है, वही टेक अवे। हाँ, इससे अब थोड़ा सा विवादों पे भी बात कर लें। अरे करिए, विवाद तो जीवन ही है जितना फिल्म को प्यार मिल रहा है उसका एक छोटा सा हिस्सा विवादित भी है। मतलब विवादों के लिए भी लोगों ने रख रखा है, बहुत लोग हैं जो क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं। तो पहला जो विवाद है प्रोपेगेंडा फिल्म करके, इस पर आपका क्या कहना है? गालिब का एक शेर है जी, अरे क्या बात है। हाँ, गालिब कहते हैं कि हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो कि अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। और तो आदित्य धर साहब का जवाब है कि रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जो आँख ही से न टपका वो लहू क्या है। क्या बात है। तो इस फिल्म की एक बात तो स्पष्ट है, इसमें कुछ भी लगाव छुपाओ या पर्दे में या दो फूल को टकरा के प्यार इजहार करना नहीं है। नहीं, उन्होंने जो सोचा है, उनकी जो फिल्म है, वो आपके चेहरे पे आके कह के जाती है कि ये है, ये मेरी सोच है। वो उनकी सोच हो ना हो, हाँ, या ये फिल्म कह रही है, ये फिल्म ठीक, वो ठीक। ऐसा लोग कहते हैं कि जो फिल्म में दिखाया जाता है राइटर या डायरेक्टर की सोच होती है, लेकिन वो ऐसा है ना कि हमने अगर कोई प्रेम के ऊपर कोई कविता लिख दी तो लोग सोचने लगते हैं कि हम प्रेम में हैं। ज़रूरी नहीं है कि मैं प्रेम में हूँ, कुछ चीज़ें क्षणिक होती हैं, आई मुझको दिखी, मैंने लिख दिया उसके ऊपर। वैसे ही ये फिल्म की सोच है जो साफ कहती है कि दाऊद इब्राहिम डी 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 पूरे फिल्म में नहीं कहा जा रहा है। और उसमें मेरे कैरेक्टर के नीचे आता भी है लिख के कि मास्टरमाइंड ऑफ फलाना फलाना ब्लास्ट, राइट। सो वो चीज़ें आप देखिए और आप उस नज़रिए से देखिए इस फिल्म को। वो कह रही है, वो कहानी को ऐड कर रही है, वो कहानी एक जगह पे जाके ख़त्म हो जाती है। आप देखते हैं, आप दोबारा देखने जा रहे हैं, कुछ लोग तिबारा देखने जा रहे हैं। और एक मेरे मित्र हैं, वो मुंबई में ही रहते हैं, वो 4 बार देख चुके हैं, 5वीं बार आज हमसे देख कहने लगे चलो फिर देखते हैं धुरंधर। तो मैंने कहा यार, मैंने उनसे कहा कि हाँ देखेंगे, मगर हमने मन में कहा यार हम इतनी देर थोड़ी देख सकते हैं, मतलब कितनी बार देखेंगे। कुछ दिनों के बाद शायद चौथी बार मैं देख लूँ, लेकिन नहीं देख सकता। तो ये आदित्य धर साहब किसी को फ़ोन करके नहीं कह रहे हैं कि तुम 3 बार देखो या 2 बार देखो। लोग अपनी स्वेच्छा से देख रहे हैं, उनको एक अच्छा सिनेमा देखने को मिला, वो देख रहे हैं। कोई भी फिल्म होगी उसमें कोई ना कोई संदेश होगा। अगर कोई संदेश नहीं है तो वो फिल्म ही नहीं है, वो मतलब एक ऐसी कोई चीज़ बना दी गई है। लेयर्स होती हैं, टेक्स्ट होता है, सब टेक्स्ट होता है। ये फिल्म अपनी एक बात कह रही है, आप उसको देखिए। आप ना इत्तेफाक की रखते हो उस फिल्म से, आपको ये तो नहीं कहा जा रहा है फिल्म देखने के बाद आप ऐसा बिहेव करिए, या फिल्म देखने के बाद अब आप कह दीजिए कि फिल्म जो होती है वो सॉफ्ट
कंडीशनिंग करती हैं, तरह तरह की फिलोसफीज आप निकाल सकते हैं। तो भाई फिल्म आज थोड़ी ना बनना, धुरंधर इज़ नॉट द फर्स्ट मूवी टू बी मेड, पीपल हैव बीन मेकिंग फिल्म फॉर सो लॉन्ग ना। जी जी जी। तो क्या कंडीशनिंग हुई, क्या हुआ उसका, क्या हो रहा है, क्या फिल्मों ने हर समय काल में तरह तरीके के सिनेमा। सॉरी फॉर बीइंग सो, प्लीज, हम तो चाहते हैं कि आई मीन बहुत दिनों से मैं सुन रहा हूँ ये चीज़ें, देख रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, तो बजाय इसके कि फिल्म की क्राफ्ट के ऊपर बात हो, फिल्म में जो मेहनत हुई है उसके ऊपर बात हो, हिंदुस्तान के सिनेमा को जो एक नेक्स्ट लेवल पे धुरंधर लेके गई है उसकी बात हो, लोग इन सब चीज़ों में लगे हुए हैं। मतलब टीआरपी के लिए लगे हैं या कुछ कहने के लिए कहना है लगे हैं, आई डोंट नो। बट मुझे तो लगता है ये सारी बातों का कोई मतलब नहीं है, सब बेमाने हैं। और फिल्म अच्छा कर रही है, लोग जा रहे हैं देखने बड़ी तादाद में। भाई चौथा हफ्ता ऐसे, और ये मतलब हाउसफुल शोज जा रहे हैं। लेट्स सेलिब्रेट हिंदी सिनेमा यार, मतलब व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट। we've been waiting for this for so long, for movies like Dhurandhar, for movies which bring the audience मैं back. और आप दोनों इंडस्ट्री के हैं जी, बाकी और भी लोग हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन काम कहाँ है इंडस्ट्री में? सही बात। क्यों नहीं है? क्योंकि लोग सिनेमा देख नहीं रहे हैं। कोई बनाएगा क्यों? बहुत तगड़ा इन्वेस्टमेंट लगता है, सिर्फ फिल्म में ही नहीं, वेब सीरीज़ में भी। तो जब चीज़ें अच्छा होना शुरू हो रही हैं, इंडस्ट्री के लिए कुछ अच्छा शुरू हो रहा है, आप उसको पकड़ के नीचे खींचना चाह रहे हैं, क्या मतलब है इसका? क्या है बताइए। उनको दिया जाए 10-10 करोड़ रुपए, कहा जाए कि एक फिल्म बनाओ। तो तुम अपना प्रोपेगेंडा बनाओ। देखिए, प्रोपोगेंडा अगर आप कहते हो, आप अगर कह रहे हो बनाओ, अच्छा जरा प्रोपेगेंडा सब फ्री है भाई, कैसी भी फिल्म बनाओ, ऐसा कोई भी बनाओ प्रोपेगेंडा यार। बनाओ कि बिना, हिंदुस्तान ही एक ऐसा फ्री मुल्क है जहां आप कुछ भी बना सकते हैं। बिल्कुल सेंसर बोर्ड तो है ही है, वो उसके लिए भी इसके लिए भी, इसमें भी 21 कट लगे हैं, आपने सुना ही है ना। बिल्कुल। तो ऐसा थोड़ी नहीं है कि सभी कुछ दिखा दिया गया है, जो भी इसमें, इसको भी सेंसर के थ्रू होकर गुजरना पड़ा। तो जिसको जैसी फिल्म बनानी, हर आदमी स्वतंत्र है, आप बनाइए, और आप भी स्वतंत्र हैं कि आप इसको प्रोपोगेंडा कहिए, हाँ, चाहे जो कहिए, ये आप खूबसूरती कह है रहे हैं। लोकतंत्र हाँ, की। पर एक चीज़ जरूर मुझे खटकी, और मैं बहुत ही बेबाकी से आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, क्योंकि अरफा खानम शेरवानी शायद उनका नाम है, उन्होंने एक बात कही जो बहुत पिंच करी मुझे, कि ये मुसलमानों के खिलाफ एजेंडा है, जबकि फिल्म में सिर्फ पाकिस्तानी, और वो भी आईएसआई को दिखाया गया है। तो मतलब आप पॉपुलैरिटी के इतने भूखे हैं कि आप कुछ भी कह देंगे, किसी भी चीज़ को किसी भी चीज़ से जोड़ के लड़ाई लगवाने का काम करेंगे। ये मतलब ये थॉट मुझे समझ में नहीं आया कि क्योंकि इस फिल्म में पाकिस्तानी आईएसआई एजेंट्स को बुरा दिखाया, तो उनका कहना है कि ये मुसलमानों पर कमेंट। देखिए, सबसे पहली बात कि वो आरफा जी यहाँ में बैठी नहीं है, हाँ सही बात। तो हम उनके कही हुई चीज़ों पे तो बात नहीं कर सकते। जी वो होती, उनकी भी एक राय होती, जी, तो हम लोग डिबेट कर सकते थे। जी, जी, लेकिन आप एज एन इंडिविजुअल अगर मुझसे ये बात करें कि आपका इस पे क्या कहना है, कि ये बात अगर आप हमसे कह रहे हो, जी जी, तो मैं जवाब अपनी समझ से दूंगा। फिल्म को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूँ मैं। जी आई एम नॉट द राइट पर्सन टू रिप्रेजेंट फिल्म, बिकॉज आई हैवंट रिटन द फिल्म, आई एम एन एक्टर। जी, तो मुझे जो रोल ऑफर किया मैंने उसे ईमानदारी से किया। बट इस फिल्म को मैंने जब दर्शक की निगाह से देखा, हमजा अली जब फिल्म में एक डायलॉग कहता है अपनी बीवी से, जो सहारा जी कर रही हैं, कि हमें परेशानी तुम्हारे मुल्क से नहीं है, यहाँ के दहशतगर्दों से है, और उन दहशतगर्दों ने तुम्हारे मुल्क को भी तबाह किया है। नहीं किया तबाह, सही बात। मतलब मैंने आज तक अपने इतिहास में तो, मतलब मेरी आंखें भर आई थी, मैं महीनों तक अफसोस में था जब वो आर्मी के स्कूल में बच्चों को। सर हमारे उस समय बिग बॉस चल रहा था, सलमान खान साहब को मैंने कभी ऐसे इमोशनल नहीं देखा, उनको रोते हुए देखा है। अभी भी मैं बहुत बोलते हुए इस बात को, मतलब एक मुल्क के लिए इससे बुरा क्या हो सकता है जहाँ आप मतलब अपने बच्चों की लाशें लेकर आ रहे हैं। 160 शायद बच्चों भाई को। साहब, अभी मैं क्या, अभी ये पॉलिटिकल हो हाँ, जाएगा, नहीं, लोग कहेंगे कि एक्टर है कि क्या है, नहीं, मतलब। लेकिन ये सब चीज़ें आपको, आप समाज में जी रहे हैं, आँख तो नहीं बंद करके जिएंगे, ठीक है। तो वो हमारा कैरेक्टर हमजा अली जो मेन है, हमारा प्रोटैगनिस्ट, वो कह रहा है ना कि और किसको नहीं होगी उनसे दिक्कत,
तो फिल्म तो एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ है, फिल्म इज़ नॉट अगेंस्ट एनीवन फिल्म। बट आई थिंक आज तक किसी ने इस बात का इतना खूबसूरत जवाब नहीं दिया है और इतना लॉजिकल जवाब नहीं दिया है कि उसी फिल्म के अंदर आपने बता दिया कि ऐसे वो फिल्म कह रही है वो फिल्म। तो अब सब कुछ साइड में कर देते हैं। हो गया, जितना रील बननी थी वो बन गई। अब जरा बड़े साहब से निकल के दानिश भाई की बात करें। बिल्कुल बिल्कुल। वो इलाहाबाद का लौंडा कब आया बम्बई, उसको कब लगा कि नहीं मेरे अंदर एक अभिनेता है, और इलाहाबाद में क्या उस लड़के को मौका मिला? वो इलाहाबादियों को मौके की तलाश नहीं होती, वो खुद मौका बनाते हैं। बात तो खुद ही को कर बुलंद इतना वाला अपनी फिलॉसफी है। तो हम लोग मजाक नहीं कर रहा हूँ आपसे, जब कहीं कोई नहीं मौका देता था तो खुद ही खड़े हो जाते थे, चलो खुद ही करेंगे नाटक। दुर्गा पूजा, मैं एलंगंज मोहल्ले में रहा हूँ अपनी जवानी के दिनों में, कई जगह रहा हूँ। जवान तो आप अभी भी हैं। अरे मतलब लड़कपन बचपन कह लिए, 10वीं 11वीं 12वीं, और नहीं मैं 10 11 12 साल का जब, तो बहरहाल दुर्गा पूजा होती थी बड़ी ज़बरदस्त तरीके से, बंगाली टोला है एलंगंज। तो वो दुर्गा पूजा हम लोग के लिए एक साल भर का आयोजन होता था, और 6 महीना पहले उसकी मीटिंग होती थी। तो हम लोग की कोई औकात नहीं होती थी, लेकिन फिर भी मीटिंग में जाते थे, क्योंकि वहाँ पे समोसा और चाय मिलेगा। हम लोग कर्मठ रंगकर्मी, मतलब कर्मठ वो होते थे, सेना। सर कर्मठ का मतलब भी बता दीजिए, क्या ही बताएं। मतलब जो अपने जुझारू, हाँ, जो काम को बहुत सीरियसली वो कर्मठ कहलाता है। तो हम लोग का काम होता था चंदा वसूलना और इधर उधर का मजदूरी वाला सारा काम। और दुर्गा पूजा में विशेष अट्रैक्शन क्या हो सकता है आप समझ सकते हैं। तो हम लोग का कपड़े वपड़े सब होते थे। अब बैठे हैं सुबह शाम तक पंडाल में, कोई काम नहीं, बस एक है काम, आज किसकी आई है, आज उसकी आई है, ये गए, सब पूरी रिपोर्ट देना कि भैया वो आए गए, बुला ले उनको। शाम को वहाँ पे रंगारंग कार्यक्रम होता है, उसमें ऑर्केस्ट्रा भी आता था। तो सोचिए भाई आप मेरे, उस वक्त वो रिलीज, अभी मुझे गूज बम्स हो रहे हैं, वो उस वक्त रिलीज हुई थी थानेदार। ओहो। और हम लोग ने बड़ी मुश्किल से, हाँ, कुछ 7-8 हज़ार रुपये पे ऑर्केस्ट्रा पार्टी बुक हुई थी क्या, ऐसा कि वो हुआ था, तम्मा तम्मा गाना बजा था। और जब मैं अपनी फिल्म में तम्मा तम्मा सुन रहा था, किसी को क्या बताऊँ मैं ये बातें, जब एक जर्नी होती है ना भाई, कि मैं लौंडा सा बैठा है, तम्मा तम्मा गाना चला था, तो हम लोग कितना खुश हुए थे। सुन रहा है। हाँ, और अब यहाँ अपनी फिल्म में जो है वो फिल्म में वो गाना, एनीवे खैर नॉस्टैल्जिक हो गया था थोड़ा। क्या बात, व्हाट अ मोमेंट। हाँ, तो वो वहाँ करते थे, वो पहला मंच था मेरे जीवन का जहाँ पे हम चढ़े थे। फिर थिएटर से जुड़े रहे। फिर अब मैं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड बताता हूँ। नहीं आप आराम से बताइए, कोई दिक्कत। फिर इलाहाबाद में आकाशवाणी है, तो आकाशवाणी में मैं बार बार कोशिश करता था कि मेरी वॉइस अप्रूव हो जाए ड्रामा में, पर वो मुझे बार बार फेल कर देते थे और मैं मायूस हो जाता था। लेकिन वो ये मानते थे कि ये एक्टर अच्छा है, पर रेडियो में इसका नहीं करना। पता नहीं क्या थी वहाँ की पॉलिटिक्स। अच्छा। होती है कुछ। हम लोग थोड़ा उपद्रवी टाइप के भी थे। किसी की सुनना नहीं, कुछ नहीं। तो वो मुझे बुक किया करते थे सेपरेटली। वो बुक करते थे अपने शोज़ के लिए, स्टेज शोज़ भी उनके होते थे। नौटंकी करते थे वो। तो चित्रकूट में रामायण मेला लगता है, तो वहाँ हम लोग नौटंकी का शोज़ करने जाते थे रेडियो की तरफ से। ओके, क्या किरदार प्ले करते थे? मैं कभी नारद बन जाता था, कभी एक बार मैं बड़ा सेक्सी कैरेक्टर किया था। क्या था, कामदेव। अरे भाई साहब पूछो मत, बड़ा मज़ा आया था कि बहुत सारी अप्सराएं थीं। तो जवानी में आपको ऐसा रोल मिल रहा है, वो भी इतने बड़े मंच पे। खैर, तो कट टू फिर NSD में सिलेक्शन हो गया, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से। मैंने दिल्ली, ये 98 के आसपास की बात है। अच्छा। फिर मैंने मतलब इतनी क्लैरिटी थी शुरू से ही कि नहीं अभिनय में ही जाना है, तो उसी तरफ पूरे प्रयास किए? नहीं, जाना वाना नहीं था। अच्छा। हमेशा ऐसा रहा कि मैं बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्व रहा। ओके। मैं क्रिकेट भी बहुत आला दर्जे का खेलता था, सीरियस क्रिकेट जिसे कहते हैं। तो इलाहाबाद को भी बहुत सारे टूर्नामेंट्स में रिप्रेजेंट किया, सरकारी टूर्नामेंट्स में। हाँ, CK नायडू ट्रॉफी सब, मतलब बहुत कैंप कर चुका हूँ।
अरे तो आप सब समझ सकते हो, सब आप कानपुर में ना, मेरा सिलेक्शन नहीं किया था उन लोगों ने। ओह। हाँ, 2 दिन से ओवर एज कर दिया था, जबकि कर सकते थे सिलेक्शन अरे स्पेशल 20 केसेस में। साल के लोग 19 साल अंडर 19 हम लोग के अंडर 16 में खेलते हाँ, हैं। तो कभी वैसा कुछ परिवार में क्रिकेट नहीं था। हाँ तो वो मैं पहला जनरेशन था, तो मैं उकता गया था, साला दिन भर फील्डिंग करो है, कुछ हो रहा नहीं है। तो फिर एक दिन मन किया कि अब इसको छोड़ ही देते हैं, मतलब बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया था। पॉलिटिक्स बहुत है यूपी क्रिकेट में, जबकि खेल रहा होता तो आईपीएल तक तो जाता ही। खैर जाना नहीं था, तो फिर खेल ये सोचना क्या। फिर मैंने जब एनएसडी में सिलेक्शन हो गया, फिर इसको मैंने बहुत ही सीरियसली लिया, क्योंकि मेरे जीवन में एक ये मुझे बड़ा वो था कि मैं कुछ जीवन में कर भी पाऊंगा कि नहीं। क्योंकि सब इतना सारा सब जब आप इन्वॉल्व रहते हैं ना, तो थोड़ा सा ये होता है मन में कि क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन हाँ, इसको करते 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 सीरियसली मैंने इसमें फिर टाइम दिया। फिर मैं इंग्लैंड भी गया, चार्ल्स फॉरेल स्कॉलरशिप मिली मुझे। फिर वहाँ से मैंने शेक्सपियर और एक्टिंग में कंटेम्प्रेरी वॉइस एंड स्पीच इन सब चीज़ों पे मास्टर्स किया। फिर उसके बाद ओह माय गॉड, हाँ, फिर मैं कितना समय बिताया आपने इंग्लैंड में? लगभग 2.5 साल। अच्छा तो फिर वहाँ मुझे नौकरी भी ऑफर हो रही थी, लेकिन मेरे देशभक्ति बहुत ज़्यादा भरी हुई थी कूट कूट के। मेरी माँ बड़ी पेट्रियाटिक थी, तो एनीवे हम सभी बहुत पेट्रियाटिक हैं। तो फिर हमने कहा नहीं यार, इंडिया वापस जाना है, जो कुछ यहाँ से सीखा है वहाँ वापस सिखाना है। क्योंकि मुझे स्कॉलरशिप मिली थी, तो मुझे कहीं ना कहीं दिमाग में ये रहता था कि मुझे जब स्कॉलरशिप मिली है, सो इट हैज़ अ पर्पस टू गिव बैक टू द सोसाइटी, है ना। तो फिर मैंने आके यहाँ पे पढ़ाया बहुत साल, और फिर मैंने पीएचडी भी कर ली। तो इन सब चीज़ों को करते कराते पढ़ता भी रहा, पढ़ाता भी रहा। पीएचडी किसमें? थिएटर एक्टिंग, हाँ। ओह माय गॉड। ये सब करते करते फिर मेरे को ना कभी वैसी चाह नहीं थी कि मैं फिल्म करूं या करूं, क्योंकि आई वॉज हैप्पी इन माई ओन स्पेस, कि मैं जुड़ा हूँ, मैं जो काम कर रहा हूँ वो काम कर रहा हूँ, और इससे मेरी आजीविका भी चल रही थी। बहुत ही हम्बल सी एक मिडिल क्लास फैमिली रन करने के लिए जितना पैसा चाहिए होता है, मैं दाहिने बाएं करके कमा लेता। बट थिएटर में पैसा नहीं है, ये बात सच है, बट मैं किसी तरह से कमा लेता था और मेरा परिवार चल रहा था। और बहुत पापड़ बेले, स्कूलों में जाके वर्कशॉप्स करना, स्कूलों के एनुअल डेज करवाना, वॉइस एंड स्पीच की क्लासेस देना, फिर एनएसडी में भी एज ए गेस्ट फैकल्टी पढ़ाना। बहुत सारे इंस्टीट्यूट में मैं पढ़ाता भी हूँ, तो एज ए गेस्ट लेक्चर, ये सब करते करते चल। लेकिन इधर जब कोविड हुआ तो ये बम फूटा ओटीटी का, तो इसमें करते 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 फिर इधर मेरा ज़्यादा हो गया, और ये एक धुरंधर जैसी कमाल की चीज़ भाग्य में लिखी थी होना, तो वो हो गया। परिवार की आपने बात करी, जी। परिवार में कौन कौन है? मेरी वाइफ हैं जो मुझे बहुत मोटिवेटेड रखती हैं, और मेरी एक छोटी सी बच्ची है। बच्ची कितनी बड़ी? बच्ची बहुत ही छोटी है, अभी 10th में है वो, 10th स्टैंडर्ड। मतलब इतनी बड़ी है कि पहचान रही है कि अरे पहचान क्या रही है वो, मतलब शी नोज सक्सेस नाउ। बट आई एम रियली हैप्पी कि शी इज़ नॉट कैरिड अवे विद दैट, बिकॉज मेरा ये कोशिश थी कि मैं अपनी इन चीज़ों से उसको हमेशा दूर रखूँ। ये एक चैलेंज है सर, मैं फेस करता हूँ कभी अपने बच्ची के साथ। मेरी बच्ची 11 साल की है। हाँ, बेटा 6 साल का है, तो उतना नहीं समझता है, लेकिन जैसे मैं जाता हूँ तो स्कूल में भी लोग सब मिलते हैं, कई बार गेस्ट भी बुलाते हैं, पहचानते हैं, पापा यू आर वेरी फेमस, यू आर अ सेलिब्रिटी। तो ये समझाना कि नहीं बेटा, मैं ऐसे प्रोफेशन में हूँ जहाँ पर लोग पहचान लेते हैं, इस चीज़ को बहुत इम्पोर्टेंस नहीं देनी है। अच्छा, वो क्लासिकल सीखती है, तो उसकी वजह से 2-3 फिल्मों में गा चुकी है, शंकर महादेवन की कॉम्पोजिशन गा चुकी है, वाह वाह, अभी तारक मेहता में भी लाइव सिंगिंग करी, म्यूजिकल कर चुकी है। अरे वाह। तो उसको ये बताना कि ये प्रोफेशन जो है, इट्स नॉट अबाउट फेम, इट्स अबाउट द हैप्पीनेस दैट यू गेट। वो एक चैलेंज है मेरे लिए। कैसे उसको कभी पार पाएंगे मुझे नहीं पता। आपने कोई इस तरह का कॉन्शियस एफर्ट कभी किया है कि? मैंने बहुत किया है। अच्छा, क्योंकि हम लोग मिडिल क्लास वाले हैं। जी बिल्कुल, ठीक है, और जीवन भर रहेंगे, जी। कुछ भी हो जाए। हाँ, ये तो नहीं बदलेगा, वो नहीं बदलेगा, संस्कार नहीं। हाँ, हर चीज़ को बहुत बहुत मेहनत से अचीव किया है। घर वालों को मेहनत करते हुए देखा, कैसे वो एक एक चीज़ के लिए दे रहे थे चीज़ों को। तो मैं अपनी बेटी को हमेशा इस बात का एहसास दिलाता रहता हूँ कि कोई भी चीज़ फ्री में नहीं आती है, यू हैव टू अर्न एवरीथिंग। अभी मैं अपनी वाइफ को भी ये बात, अभी वो ये देखेगी तो उसको हंसी आएगी, हो सकता है गुस्सा भी हो जाए कि ये सब आपने क्यों बोला।
ये प्रोमो में जरूर डाल दूंगा। क्योंकि हम लोग तो खुल के दिल से बोल देते हैं ना, बिल्कुल, बिल्कुल। बट ये जो घर वाले होते हैं, हाँ, उनको वो थोड़ा दूसरे तरीके से सोचते हैं, पर वी डोंट केयर अबाउट सो मेनी थिंग्स, दैट्स व्हाई वी आर एक्टर्स एनीवे। तो वो बता के रखना, वो ज़मीन से ग्राउंडेड होके खुद भी रहना, खुद पहले तो आप खुद रहिए, अगर आप खुद रहेंगे तभी आप वो दूसरे को प्रीच कर पाएंगे ना, अदरवाइज तो आप ही हवा में उड़ेंगे, अगर वो उड़ रहा है तो उसका उड़ना आपको दिखाई भी नहीं देगा। तो ये तो क्षणिक है, आज ये है कल कुछ और हो जाएगा, कितने लोगों के साथ क्या नहीं हुआ, मेरे साथ क्या ही होगा। तो ये रहना कि ये हमारा, जैसा आपने कहा कि ये हमारा प्रोफेशन है, ये हम नहीं है, और ये एक प्यार मोहब्बत की चीज़ है जो दूसरों को हमें देख के खुशी मिलती, तो हम उस खुशी को उनके साथ फ़ोटो खिंचवा के उनको और खुश कर देते हैं, बस ख़त्म, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अल्लाह का फजलो करम है और कुछ नहीं, बस और कुछ नहीं कि हम एक मुस्कान ला पा रहे हैं किसी के चेहरे पर। अब बेटी के स्कूल में मैं जाता हूँ कभी, उनके कुछ थिएटर की कुछ एक्टिविटी होती, कुछ करवाने, तो सबसे ज़्यादा डांट वही खाती है जब भी आ गई उसमें। हाँ, क्योंकि मैं उससे बाद में कहता हूँ मैं तुम्हें तो डांट भी सकता हूँ ना, किसी और को डांटूंगा। कहती इसका मतलब नहीं कि आप मुझे डांटते ही रहिए। मैंने कहा चलो अच्छा ठीक है, सॉरी। ये एकदम वैसे ही जैसे सेट पे हम एक्टर्स को डांट पड़ती है, कैसे तीसरे को एड्रेस करके, क्या बात, अरे अनुज यार तुम क्या कर रहे हो, अनुज जल्दी करो, अनुज का लेना एक ना देना दो, कुछ नहीं पता है कि किधर है, इशारा किधर है। अभी मैं उज्जैन में शूट कर रहा था और हम लोग ये थे, हमारे साथ अतुल श्रीवास्तव सर थे, पारितोष सर थे, हम लोग सब इस शॉर्ट फिल्म कर रहे थे, तो थोड़ा ज़्यादा बह गए, थोड़ा ज़्यादा हंसी ठट्टा होने लगा। डायरेक्टर बड़ी बहुत प्यारी सी बच्ची है, वो भी 22-25 साल की, मुस्कान करके, वो अपनी एडिट कह रही है अब तुम लोग थोड़ा बातचीत कम कर रहे हो। मैं हम लोग के ऐसा रिलेशन था, उसको बोल दिया मैंने, कहा वो नहीं बात कर रही भाई, हम लोग बात कर रहे हैं, बोल दो हम लोगों को। तो इस तरह से कई बार डांट इनडायरेक्टली होता है। बट तो अब आगे क्या एकेडमिक्स जारी रहेगी? मेरी कोशिश तो हमेशा रहती है, क्योंकि खून में है वो, और इतना साल खून में कैसे? मेरी माँ प्रोफेसर थी, वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में उर्दू विभाग में पढ़ाती थी। तभी गालिब साहब को आप, गालिब से तो पुराने जन्मों का इश्क है मुझे, पता नहीं कैसे। अरे सर, तब तो हम दोनों एक ही नाव पर। हाँ, पता नहीं क्यों गालिब मुझे पसंद, और गालिब को मैंने सुन के पसंद करना शुरू किया। हाँ, अगर आपको याद, मिर्जा गालिब एक सीरियल आया था जो नसीर साहब, मेरे लिए गालिब जो है नसीर साहब ही हैं। मेरे गुलजार साहब और नसीर साहब मिले जुले हैं। हाँ, अच्छा। तो उनका 2 कैसेट का सेट था, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2। उसको लगा के सुनते सुनते मुझे इतना नशा हो गया था कि मैंने उनके शेर के एक शेर के मायने ढूंढने शुरू किए, सब कुछ किए। तो घर में हमारे यहाँ उर्दू किसी को लगाव नहीं था, लेकिन मम्मी ने जब ये चीज़ देखी कि ये इतना ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व है, उनको बड़ी खुशी हुई। और फिर मैंने, मतलब गालिब से मुझे इतना इश्क हो गया कि मैंने गालिब के मज़ार पे बैठ के एक नाटक भी लिख डाला। ओहो, यही रह गया मुझे, बल्ली महाराज जाना है, बहुत सोचा है हमने। नहीं, उनकी मज़ार जो है निज़ामुद्दीन औलिया दरगाह के पास है। अच्छा, बल्ली महाराज खानदानी, हाँ, उनके ससुराल का वहाँ पे कब्रिस्तान है, तो वहीं पे उनको भी दफन किया गया है। तो वहाँ मैं, मतलब इतना था गालिब कि मैंने एक नाटक भी लिख डाला। हालांकि वो नाटक उतना अच्छा है नहीं, लेकिन जब उसको लिख लिया मैंने, एक आर्टिस्टिक जर्नी उनकी, तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर से वो थोड़ा सा सुकून हुआ मुझको। तो बहुत पसंद है मुझे गालिब। तो मम्मी चूँकि थी तो मेरे खून में था, और पढ़ाया भी काफ़ी साल है, तो अभी भी मैं वर्कशॉप्स वगैरह तो करते ही रहता हूँ और करता रहूँगा। बड़ा मज़ा आता है, वो एक अलग चीज़ है ना, वो आपको ना थोड़ा, ये जो वैरायटी का काम जब मैं करता हूँ, मुझे लगता है कि वो मुझे थोड़ा सा और समाज से, ज़मीन से और लोगों से जोड़े रखता है। बिल्कुल, और सीखने का मौका मिलता है। आप कितना जानते हैं ये तभी पता लगेगा जब आप उस चीज़ को सिखा पाएँ या बता पाएँ। जब आप कहीं जाइए, उसको पता चले कि क्या है क्या नहीं है। और वैसे भी भाई, मेरे अच्छा एक्टर टीचर मुश्किल है, और अच्छा टीचर एक्टर मुश्किल है। मेरे पास ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, तो मैं ज़रा एक्सपेरिमेंट भी करता हूँ कि ये चीज़ शूट पे कैसे हो सकती है, थिएटर में कैसे हो। मैं थिएटर शोज़ भी करता हूँ, तो ये सारी चीज़ें नहीं करूँगा। कोई एक ही काम करूँगा तो शायद बोर हो जाऊँगा ज़िंदगी से।
वो प्रॉब्लम ये भी है। मिलती जुलती है हमारी आपकी जर्नी। पड़ोसी है तो है भैया। हाँ, पड़ोसी हैं तो हमको कहा कि हम भी बहुत पढ़ाते उड़ाते रहते हैं। हाँ जरूर, जरूरी है। अब मैं स्टोरी टेलिंग, वॉइस कम्युनिकेशन वाह, पे बहुत क्लासेस करता हूँ। क्या बात। अब मैं आपको भी यूज़ करूँगा। अरे भाई कभी भी आप बस एक ऑर्डर करिए, बंदा हाजिर है। हम लोग कोलैबोरेट कर सकते हैं। अरे बड़ा मजा workshops आएगा। में। बहुत मजा आने वाला बहुत मजा आएगा। है। अच्छा, ये धर फैमिली ने, आदित्य धर यामी जी ने आपसे लोन लिया है कि आपने उनसे लोन लिया है? लोन कहाँ से आ गया भाई। मतलब आप हक में यामी जी के साथ काम कर रहे हैं, धुरंधर में आदित्य साहब के साथ काम कर रहे हैं। हक की बात करते हैं क्योंकि हम दोनों ही थे। हम दोनों ही थे, हमारा हक बनता है कि हम हमारा हक पे हक बात करें। बनता है। क्या बात है। कैसा रहा यामी जी के साथ काम करने का अनुभव, कैसा रहा? देखिए पहले ही मैं आदित्य धर सर के पूरी फैमिली के ओह में था। अच्छा। क्योंकि बहुत ही पोलाइट हैं, बहुत हम्बल हैं और कहीं ना कहीं आपको कनेक्टेड नज़र आते हैं, क्योंकि वाइब्रेशंस मिलती हैं ना एक दूसरे की। हम लोग ब्लॉक एक्टिंग कर लें लेकिन वाइब्रेशंस तो समझ में ही आ जाती हैं। तो धुरंधर की शूट मैं पहले ख़त्म कर चुका था। हक से पहले ही? हक से पहले एक शेड्यूल अच्छा। उसका कर चुका था। थाईलैंड वाला सारा कंप्लीट हो गया था। उसके बाद जब मैं आया तो फिर ये हक के शूट के लिए मैं लखनऊ गया गर्मियों में। मार्च का महीना था शायद। हरदोई, वो भी हरदोई, हाँ। लखनऊ से भी हाँ, 2.5 घंटे। काकोरी के आगे कोई गांव था, वहाँ पे था पूरा। तो मेरे सारे सीन तनातनी वाले हैं उसमें। कि कभी मैं उनको उल्टा सीधा कह रहा हूँ, कभी उन्हें वो कर रहा हूँ। तो मैं चाह रहा था कि मैं ना उनसे बातचीत ना करूँ, मतलब कर्टिसी कॉल भी ना करने जाऊँ, क्योंकि ठीक है दूर ही रहो। है बड़ी सॉफ्ट पोलाइट सी तो। लेकिन एक दिन उधर से आवाज़ आई कि सर बुला रहे हैं, मतलब सर सर सर। हमने कहा हाँ बोलिए सर। उधर डायरेक्टर खड़े थे, वो यामी जी खड़ी थी। तो हम चले गए। हमने कहा शायद डायरेक्टर साहब कोई नोट्स देना चाह रहे होंगे बुला के। मैं गया, हमने हाँ सर बताएं। वो कहा नहीं नहीं यामी मैम आपसे मिलना चाह रही है। मैंने कहा अरे यार ज़्यादा ज़ोर से डांट दिया क्या। कहने लगी अरे सर आप, मैंने कहा मैं दानिश के लिए, मैं यामी। मैंने कहा जी मैम बताइए। अरे आप तुमसे मिलते ही नहीं है, हमेशा आप दूर दूर रहते हैं और मुझे डांट के चले जाते हैं। मैंने कहा मैम इसीलिए चला जाता हूँ क्योंकि फिर डांटना। हाँ, किसी तरह से वो बना रहे थोड़ा सा एक, वरना वो एक वार्मथ सी आ ही जाती है आपकी आंखों में कुछ भी, मतलब। तो वहाँ पे उन्होंने कहा कि नहीं नहीं मुझे बड़ा अच्छा लगा। और ये मैंने कहा कि मैम आपको बताऊँ मैं कि मैं सर के साथ भी काम कर रहा हूँ। तो उन्होंने हाँ हम समझ गए कि ये समझ नहीं पाई मैं क्या कह रहा हूँ। मैंने कहा मैं आदित्य सर के साथ काम कर रहा हूँ। अच्छा ओ अरे मैं आपको देखते ही मुझे लगा था कि यू वुड बी सो फिट इन धुरंधर, ये वो। हमने कहा अच्छा ओके ओके सो व्हाट आर यू प्लेइंग देयर। मैंने कहा कि मैं दाऊद कर रहा हूँ, ये बोलिएगा मत ज़ोर से। शी वॉज लाइक इतना खुश हो गई वो, एकदम एकदम चेहरा एकदम पिंक हो गया। वो है भी बड़ी हसीन सी। जी 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 जी। तो वो एक वाइफ का एक मोमेंट होता है ना, वो अचानक कैरेक्टर्स निकल के वाइफ बन गई। और बहुत 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 अच्छी फैमिली है पूरी। मुझको तो बहुत मज़ा आया उनके साथ हक करके। और हक क्या फिल्म बनी है जी। हक जैसी फिल्में जो है वो इट्स नीड ऑफ एन आर्ट। बिल्कुल बिल्कुल। क्या मैसेज आता है उससे, कमाल की फिल्म। और यामी जी ने बहुत अच्छा काम किया, सबने बहुत अच्छा काम सभी किया। ने। लेकिन मुझे ख़ास तौर पर इमरान के लिए बहुत अच्छा दिल से लगा। एक वो लगता है। अच्छा, इमरान साहब को मैंने इस फिल्म की शूट के बाद ही, तुरंत बाद ही, वो दूसरी फिल्म कर रहे थे तो वॉइस पे काम करना चाहते थे। अच्छा। तो हमने उनके साथ एक वॉइस का सेशन भी किया है। वाह। फिर उसके बाद और करने थे लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोग को शेड्यूल ही नहीं मिल पाए। वो चाहते थे थोड़ी आवाज़ उनकी भारी हो। पर जब मैंने हक में उनको देखा, मैंने कहा अंडरडॉग प्ले करना, ये जानते हुए कि ये फिल्म किसी और की है और उसको इतनी शिद्दत से निभा जाना। मुझे राजी की याद आ गई जहाँ पर विक्की कौशल ने भी बहुत कमाल का काम किया, क्योंकि एक अंडरडॉग। नहीं, इमरान साहब की ये फिल्म उनकी अच्छी फिल्मों में से एक फिल्म है। और जो उन्होंने किरदार किया है मेरे ख्याल से आज तक कभी नहीं किया। कभी नहीं किया। और मुझे शूट पे उतना नहीं अचंभा लगा जितना फिल्म देख के लगा, क्योंकि फिल्म में आप टोटलिटी में कैरेक्टर का ग्राफ देखते हैं। तो कमाल का काम किया, सेटल इतना का प्ले किया है। और एक्सपेक्ट नहीं कर रहे ना आप इमरान हाशमी को इस तरह से देखते हुए हैं। वो अलग एक इमेज थी, उसमें बहुत ब्रेक किया अपने आप को। ये तो हुई हक की बात। आपके बहुत सारे कमाल के काम है, हमने कहा थोड़े थोड़े लोगों को तक पहुंचाया जाए। फराज के बारे में कुछ बताएंगे? फराज भी एक मेरे जीवन का बहुत ही खूबसूरत
काम है जो मुझे याद आता है तो बहुत अच्छा लगता है। हंसल साहब के साथ काम करना है अपने आप में एक अनूठा अनुभव था। इतना कुछ सीखने को मिलता है, वो इतने हम्बल हैं। मुझे अभी भी याद है कि पहला दिन मेरा शूट का था, बहुत बारिश हो रही थी, एक्चुअली बारिश का ही वो शॉट था। बारिश भी हो रही थी और उसमें आर्टिफिशियल बारिश को भी जोड़ा गया था, मूसलाधार बारिश की। तो मैं तैयार व्यार होकर सूखा सूखा कपड़ा पहन के, मतलब मुझे अटैक करना था कैफेटेरिया पे, वो मेरा पहला सीन था। और उस अटैक में मुझे गोली लग जाती है और मैं इतना उत्साही पुलिस अधिकारी हूँ, कमिश्नर, कि मैं बगैर कुछ सोचे समझे सीधा अटैक करने चला जाता हूँ। तो बारिश हो रही थी और मेरा वही बुलेट प्रूफ जैकेट और गन वन हेलमेट लेके मैं खड़ा हूँ। उतनी देर में हंसल सर उधर से अपने कैनोपी से निकल के आते हैं, बारिश में भीगते हुए, कोई छाता पकड़े हुए था। कहते हैं मैं हंसल मेहता हूँ सर। मैंने कहा अरे सर आप क्यों एम्बैरेस कर रहे हो मुझको? कि मैं आता आपसे मिलने लेकिन यहाँ भीग रहा हूँ। तो मैंने कहा मैं कहाँ आपसे शूट ख़त्म करने के बाद ही शेक हैंड करूँगा। कहेंगे नहीं नहीं थैंक यू सो मच आप आए। तो इतना प्यारे आदमी है कि आपको ऐसा फील कराएंगे कि मतलब क्या ही कहूँ उनके बारे में। तो फिर वो शॉट होता है, बड़ा चैलेंजिंग था, पर वो बहुत बहुत क्विक फिल्म बनी है और इतना खटाखट उसका सारा काम हुआ है। वो फिल्म आप देखिए, नेटफ्लिक्स पे है वो, फराज, बहुत मज़ा आएगा आपको देख के। वो बांग्लादेश में जी बांग्लादेश में आर्टिसन कैफे में जो पहला अटैक हुआ था वहाँ पे, वो उसके ऊपर है। बहुत अच्छी फिल्म है, ज़रूर देखूँगा। मैं चाहूँगा उसमें जहान भी है, उसमें आदित्य वो भी हैं। सब लोग देखें, हाँ सभी लोग देखें, सब लोग देखें, ये ज़रूरी है। फिर एक और मेरा बहुत पसंदीदा काम है महारानी, उसके बारे में चर्चा पहले हो चुकी, उसमें दिलशाद मिर्ज़ा किया। फिर अभी अच्छा ये मिर्ज़ा साहब नहीं रहे ना, तो पाँचवें सीजन में नहीं आएंगे। अरे अफसोस है मुझे, बहुत वो भी आया, मैसेज आया, मालूम आपको? वो कह लें ना भाई तुमका कुछ ना हुई। अच्छा तुमका कुछ ना हुए देव, तुमका हम जिंदा बचा ले। हाँ, हमने कहा अरे भैया हम मर गए तो मर गए। अब तो जो नंदन उसके राइटर है सुभाष कपूर जी, वही जिंदा कर सकते। लेकिन देखना चाहिए महारानी, तो वाकई देखना चाहिए। नहीं मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ सुभाष जी का कि उन्होंने मुझे एक किरदार दिया, मेरी ज़िंदगी के अच्छे किरदारों में से। बहुत बहुत प्यारा किरदार। और एक वो राजीव गांधी असैसिनेशन में वो नागेश कुकनूर साहब की वो डायरेक्शन है, वो भी बहुत कमाल की सीरीज़ है। मतलब इतना रियलिस्टिक, इतना ऑथेंटिक मैंने काम किसी का भी नहीं देखा अभी तक। मतलब और हिस्टोरिकल फैक्ट्स है ना उसमें, तो एट अ टाइम आपको एट टाइम यू विल फील लाइक एज इफ यू आर वॉचिंग अ डॉक्यूमेंट्री, so close to real. Of course it's a fiction, but it has been recreated so brilliantly, like मज़ा आएगा। तो कहीं एक पार्टी में एसएल के मिले थे, उन्होंने कहा था कि इसमें सारा खर्च ये हुआ कि बिल्कुल सादी लगे, सबसे ज़्यादा खर्च उसमें लगा कि सादा कैसे इसको बनाए, सिंपल कैसे बनाए। तो लोग सोचते हैं सिंपल बनाएंगे तो कम बजट बन जाएगी, लेकिन उसकी सिंप्लिसिटी को मेंटेन करने के लिए इतना उस वक्त जाना पड़ा ना। आपको एक सरोजिनी नायडू जी का स्टेटमेंट बताऊं? बताएं। उन्होंने कहा था इट टेक्स अ लॉट ऑफ मनी टू कीप महात्मा गांधी पुअर। I don't know इसको रख सकते हैं कि नहीं रख सकते। अरे बाप रे, बहुत बड़ी बात कही उन्होंने। वो सिंप्लिसिटी के साथ वही है कि उसको सिंपल रखने के लिए बड़ा खर्चा होता है। हाँ। बट एक आखिरी मैं चीज़ जरूर टच अपॉन करना चाहूँगा। हम दोनों के बीच में एक और चीज़ कॉमन है, आप भी वॉइस ओवर्स करते थे या करते हैं? अब थोड़ा वक्त की किल्लत होती है, थैंक गॉड भगवान। नहीं लेकिन मेरा अरे नहीं, मुझे माइक से बड़ा प्यार है, मैं माइक का लाल हूँ। मुझे जैसे ही अपने काम पर थोड़ा भी खतरा महसूस होता है मैं पॉडकास्ट बंद कर देता हूँ। मैं आपके करीब कहीं दूर तक नहीं हूँ, मैं आपकी पैर की धूल भी नहीं हूँ इस चीज़ में। मैं सीरियसली बता रहा हूँ, आपने जो मुकाम हासिल किया हुआ है, आपको सुन के जो खुशी मिलती है, जो अब मैं वो बातें बोलूँगा तो आप वो हो जाएंगे। सर आप अपना काम बताइए, आपका अगला काम क्या आने वाला है ये बताइए आप। नहीं, मैंने वॉइसिंग बहुत करी और मेरी जो पॉकेट मनी हुआ करती थी या मेरा जेब खर्च जो था, वो जब मैं 10th या 9th में पढ़ता था, क्योंकि बेस वॉइस तो आप समझते हैं ना, बाय बर्थ होती है। जी। अगर आप क्रिएट करते हो नकली होती है, बिल्कुल। वो फिर तो वो हाँ मतलब तो बचपन से ही जो है ये कुछ था कि अपनी उम्र से ज़्यादा की आवाज़ सुनाई देती, तो क्लैरिटी थी और भाषा में मेरी पकड़ थी, तो वो लोगों को और ज़्यादा
मधुर सुनाई देती थी। और बॉम्बे में उसकी बड़ी कीमत है। बॉम्बे में हो ना हो, मैं अभी तो इलाहाबाद में हूँ। अच्छा, अभी तो इलाहाबाद। तो इलाहाबाद में वो जो साड़ियों की सेल लगती थी, रिक्शे पे माइक लगा के नहीं, हाँ, कैसेट चलता अरे था कि बाप रे। फलाना सेल हाँ, लगी हुई, आइए आइए आइए। तो इलाहाबाद में एकमात्र बंगाली दादा का वो स्टूडियो था, उसका नाम मेरे जहन से उतर गया। वहाँ मुझको बुलाया जाता, वहाँ 2 लोग थे। एक तो वो खुद थे जिनका स्टूडियो था, वो बहुत अच्छी उनकी आवाज़ थी। फिर उसके बाद क्या होता था, कभी जैसे उनका गला ख़राब हो गया या ज़्यादा काम आ गया, दशहरा आ गया तो बहुत सारा रिकॉर्ड करना है, तो वो नहीं कर पा रहे हैं, तो वो मुझको फ़ोन करके बुला लेते थे। 50 रुपये एक स्पॉट रिकॉर्ड करने का मिलता था, और वो एक दिन में एक का नहीं करते थे, कम से कम 3 स्पॉट मुझे एक बार में बोलना होता, 150 रुपये, और कभी 5 भी हो जाते तो 250 रुपये। अरे भाई साहब, वो इतना बड़ी रकम होती थी मेरे लिए। और वो सुनना अलग मज़ा कि मेरे आवाज़ में ये साड़ी सेल चल रही है, कहीं चूड़ियों की सेल चल रही है, कहीं नुमाइश चूड़ी लगी। सेल का कुछ याद है? अरे तो पुरानी बात हो गई। हाँ, सेल सेल सेल, फलाना लक्ष्मी टाकिस के पास आई है, आइए सेल, मतलब इलाहाबाद का धमाका, साड़ियों की रंगत, मतलब सूरत की साड़ियाँ, यहाँ की वो होती थी छोटी सी, उसके फिर बीच में गाना बजता था, फिर उसके बाद आवाज़ आती थी। फिर इलेक्शन आ जाए तो इलेक्शन में कैंपेनिंग के होते थे, उसको रिकॉर्ड करना, ये सब किया है। ये सब करते करते इतना घिस घिसा के जब पहुँचे हैं यहाँ पे, तो अब जब कई की बार आते हैं लोग, माइक वाइक ठीक करते हैं, कहते हैं सर इसको, ये बड़ा सेंसिटिव है। तो फिर दिमाग वहीं जाता है, लगा दे भाई, जाए यहाँ से। नहीं, पर डबिंग इंडस्ट्री हमेशा अच्छे अभिनेता ढूंढती फिर है। मैंने डबिंग करी अब, और मेरी लाइफ का अब तक का सबसे चैलेंजिंग है द ग्रेट डिक्टेटर। ओह, और वो मैंने दिल्ली में करी। उसमें भाई क्या था आप समझ सकते हो, कोई डायलॉग नहीं है उसमें पूरी फिल्म में, और उनका तानी भाई आपको बॉडी लैंग्वेज समझ के जो मिले, ये स्क्रिप्ट है लेकिन आप इम्प्रोवाइज़ करते चलो, बॉडी लैंग्वेज के हिसाब से इसका डायलॉग बता दो। हमने कहा भाई ये बोल तो रहा नहीं है, मुंह तो चल नहीं रहा, कहीं ये इसका साइकोलॉजी बोल रही है, इसको डायलॉग भर दो, ये क्या सोच रहा है ये। तो मतलब दोहरा काम हो गया, क्योंकि जो स्क्रिप्ट आई थी वो कोई मैच ही नहीं कर रही थी, उन्होंने रैंडम किसी आदमी ने लिख दिया, वो बॉडी के हिसाब से मैच नहीं कर रही थी। तो भाई जो पसीना मेरे निकले, 6 घंटे 2 दिन लग गए मुझको पूरी फिल्म डब करने में। इतना कभी नहीं लगा आज तक मुझे, क्योंकि वो चार्ली चैपलिन की बॉडी और उसके साथ वॉइस मैच करना, और वो टेक्सचर मेंटेन करना, और लिखा हुआ कुछ नहीं, आप समझ सकते हो मेरी। तो वो मेरे लाइफ का अब तक का सबसे चैलेंजिंग काम है, एंड आई फील प्राउड कि मेरी ज़िंदगी में वो एक्सपीरियंस मुझे मिला। रेडियो प्लेस तो अनगिनत किए हुए हैं, मतलब मेरे ख्याल से आपको डबिंग एक्सप्लोर करनी चाहिए ना। आप प्लीज़ दिलाओ कहीं रिकमेंड सर, करो। मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, मैं रिक्वेस्ट करूंगा लोगों को कि आप, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, मैं रिक्वेस्ट करूंगा लोगों से कि वो आपको अप्रोच करें। अरे कहाँ कोई करता है। तो बट बहुत अच्छा लगा दानिश भाई, बातें तो बहुत हैं, बहुत, और बातचीत दोबारा करेंगे, ज़रूर लंबे समय के लिए किया जाएगा, ज़रूर करेंगे। जब गालिब साहब पे चर्चा करेंगे कि बाजी चहतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शब रोज़ तमाशा मेरे आगे, और वो हाथ को जुम्बिश नहीं आँखों में तो दम है, रहने दो भी सागरो मीना मेरे आगे। वाह। तो सागरो मीना पे हम दोनों चर्चा करेंगे। ये था आज का संवाद दानिश भाई के साथ, इतना मज़ा आया, और उम्मीद है कि आपको भी मज़ा आएगा ही आएगा। दानिश भाई, मुझे बहुत अच्छा लगा। आपको तो मज़ा ही आया, मुझे बहुत मज़ा आया, और हमारा ये मिलना बहुत दिनों से टलता चला जा रहा था। मुझे एक बात अभी याद आ रही है, आपने कहा था बहुत अच्छा करेंगे जब करेंगे, और वो शायद यही था, आज ही की शाम थी कि जब भी मिलेंगे कमाल ही करेंगे, मज़ा आएगा। तो कमाल कर दिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, और बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। धन्यवाद। आप ऐसे ही धुरंधर बने रहें, और ऐसे ही धुरंधर आपकी ज़िंदगी में आती रहें। टचवुड भाई, आप लोगों का प्यार है और क्या कहा जाए। बहुत बहुत शुक्रिया।